तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई। 320/8 यानी कि ये आपका हो जाएगा 40 और 80 में आप 4 का भाग लगाओगे, ये आपका आएगा 2 और 2 इंटू 1/2 आपका हो जाएगा 1। समझ में आया? फिर से मैं बताता हूं भाई, इसको आपने सॉल्व किया, ये आपका कितना बनाएगा 40 बनाएगा, और इनको आपने सॉल्व किया, ये आपका कितना बना देगा 8 में 4 का भाग लगाओगे 2, तो 2 गुणे 1/2 आपका वो कितना बना देगा 1 बना देगा, यानी ऊपर आपका आ गया 40 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हर में 5 में भाग लगाओगे 45 का 1/9 होगा, यानी कि 180/9। यहां पे मैं लिख देता हूं भाई 180/9 आ जाएगा और माइनस का है 4, यानी कि ये आपका आ जाएगा 40/16 और 5 से डिवाइड कर लोगे भाई, 5 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका चला जाए 5 से नहीं 8 से डिवाइड करेंगे, ये आपका चला जाएगा 5 बार और 8 से डिवाइड हो जाएगा ये 2 बार, यानी कि 5/2 क्या था इस सवाल का सही जवाब था। क्या था? 5/2 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। शिल्पी, शिव, नीरज, एस्पिरेंट, निहाल, चांदनी, मानवेंद्र, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है और सभी लोग शुरुआत में ही क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें, अपनी हाजिरी लगा दिया करें। कोई अगर बाय डिफॉल्ट नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 6 साल बाद सुनील की आयु कमल से 2 गुनी हो जाएगी। 2 साल पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी। कमल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जा रहा है? कमल की वर्तमान आयु क्या होगी? फटाफट सॉल्व करके बताइए। तुम्हारा जो 90 डिग्री है ना भाई साहब, उसमें मैं लगा दूंगा कॉस, ठीक है, और बना दूंगा शून्य। आ जाओ इसका आंसर बता दो। देखो आप लोगों से मतलब डिग्री और उसकी बातें करवा लो, अभी जब त्रिकोणमिति का सवाल आएगा तब फिर हालत खराब हो जाएगी, फिर सारा आपका डिग्री जो है वो इधर उधर जो है भागता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? 6 साल बाद सुनील की आयु कमल से 2 गुनी हो जाएगी, तो सुनील की उम्र 2 गुनी हो जाएगी। और बोला गया 2 साल पहले उसकी आयु कमल की आयु से 4 गुनी थी। मैंने क्या बता रखा भैया? गैप बराबर करो, गैप। यहां पे 3 का गैप है, यहां पे 1 का गैप है, तो बराबर कैसे होगा? इसमें एक्स्ट्रा 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी कि आपका 4:1 ही रहेगा और ये आपका आ जाएगा 6:3। इनके बीच में 2 साल का गैप आया, बट ये एक्चुअल में गैप कितने ईयर का है? 2 साल पहले 6 साल बाद, यानी कि 8 ईयर का गैप है, 8 साल का गैप है। तो यह डाटा आपका क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। आप गुणा करा लो। इन्होंने किसकी बात करी है? कमल की बात करी है। तो भैया कमल कहां पे है? यहां पे है, ये है कमल। आपसे पूछा गया है उसकी वर्तमान उम्र क्या होगी, तो यहां पे अगर कमल 8 साल का है, ठीक है, ये कब का डाटा है? 2 साल पहले का डाटा है। सॉरी, कमल यहां पे 4 साल का है, 2 साल पहले का डाटा है, तो वर्तमान समय में कमल क्या होगा? 6 साल का हो जाएगा। देखो अब यहां पे हम लिखते नहीं, बट आपको पता है ये है, मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 ईयर बिफोर और ये है 6 ईयर आफ्टर का डाटा। ठीक है, तो बीच में कहीं पे वर्तमान होगा। ठीक है, वर्तमान से 2 साल पहले और 6 साल बाद। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया तो बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा? कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। 3, 10, 25, 10, 35, 10, 45, 10, 55, 10, 65 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? इतने सारे 10 दे दिए गए। और देखो पता मुझे मतलब अच्छी तरीके से भली भांति याद है इसका जो कंसेप्ट है ना, कम से कम क्लास में जो आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर ही करा रहा हूं, 3 बार बता चुका हूं। प्रीवियस क्लास में भी बताया था, बस वहां पे 10 की जगह कॉट था। फिर भी आप सवाल नहीं बना पा रहे हो, आप ये कह के निकल जाते हो कि सर त्रिकोणमिति नहीं पढ़ाऊं। भाई पढ़ने के बाद भी तो आपके पास ये रहेगा ना कि सर समझ में नहीं आता है। ठीक है,
इसलिए कहता हूं अगर आप ध्यान से क्लास अटेंड कर रहे हो तो भाई आपको यही बताया था कि tan A इंटू tan B आपका 1 के बराबर होता है। कब होता है? जब A प्लस बी आपका 90 डिग्री होता है, यानी 90 अंश होता है। क्या होता है? A प्लस बी आपका जब 90 डिग्री होता है तो tan A इंटू tan B आपका 1 के बराबर हो जाता है। ये आपको हमने बता रखा है। तो सिंपल क्या होगा, अब देखो पेयर जरा बनाना भाई। 65 का जोड़ा बनेगा 25 के साथ, 35 का जोड़ा बनेगा 55 के साथ। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। एक्चुअल में यहां पे 3 tan 45 बचा हुआ है। tan 45 आपका 1 के बराबर, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हालांकि कई लोग देखो इसमें तुक्का सही लगा ले जाते हैं, उन्हें लगता है अच्छा ये तो हो गया 1 और ये 3, ठीक है। अब जो जेन्युइन बात हो वो मैं बता रहा हूं, उसमें तुक्का सही लगा लेते हैं। हो सकता है आप में से भी कई लोगों ने लगाया हो, हालांकि मानोगे नहीं आप। फिर से उसको बताइए सर, कल भी एक सवाल गलत कराया था मूलों का गुणनफल वाला। भैया देखो, अब वो गलत था, तुम सही कर लेना, ठीक है। कितनी बार जाके खुद से ट्राई किया था बताओ, कितनी बार कोशिश करी थी? मैंने आपको बताया देखो, कई बार क्या होता है, जैसे आप एक बार कैलकुलेट कर रहे हो खुद, मतलब खुद से, फिर आप क्या करते हो, सेम गलती आप बार बार करते हो, आपको जो गड़बड़ी है वो नजर नहीं आती, आप कर कहां पे रहे हो, ठीक है। तो एक बार ना आज की क्लास के बाद जाके आप फिर से उसको देखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं पे क्लास में ही किसी ने जब कमेंट किया था, ठीक है, तो उसको रीचेक कराया था, वो सवाल सही था। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्या एनटीपीसी की वैकेंसी बढ़ी है? देखो एसजीएम सिविल ने बता दिया पीडब्ल्यू वालों की 200 बढ़ी है, हम लोगों की नहीं। तो आपका डाउट आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 9 प्लस का ये आपका आ जाएगा 5, ठीक है। इन दोनों का जब गुणा कराओगे तो माइनस माइनस है, यानी कि आपका बना देगा प्लस का 32, ठीक है। तो 32 प्लस का 14 यानी कि 46 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। लेकिन देखो मुझे ऐसा लगता, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाद में चाहे फॉर्म भरने के बाद बढ़े, लेकिन कुछ ना कुछ वैकेंसी बढ़नी चाहिए एनटीपीसी में, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ था, आपने जब एएलपी का फॉर्म डलाया था, ठीक है, कई लोग ये सोच के नहीं डाले कि मतलब वैकेंसी ज्यादा नहीं है। आरपीएफ एसआई में भी फिर बाद में जो है कि वैकेंसी ज्यादा नहीं है, इसमें भी कई लोगों को कम लग रहा है। देखो उसमें अगर बढ़ गई तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ी तो उसी में कंपटीशन करना है, ठीक है। अगर आप साइड में खड़े होकर इंतजार करोगे कि जब ज्यादा वैकेंसी आएगी तब डालूंगा, तो फिर पता चला कि जो जब तक आपकी एज रही तब तक आपका नंबर ही नहीं आएगा। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 57,600 रुपए की एक राशि एक साल में बढ़कर इतना हो जाएगा, जबकि आपसे बोला गया है पैसा आपका ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, सॉरी हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। फटाफट सॉल्व करके बताइए। और देखो मैं बार बार आपको समझाता हूं, मुझे देखो काफी निराशा होती, मतलब आप सामने रहो तो दो चार को पहले तो कूटा जाए। भाई साहब क्यों जल्दबाजी में आंसर गलत करते हो? 12.5% वाले देखो, आपने पूरी कैलकुलेशन सही करी, बट सवाल सही से ना पढ़ने का नतीजा देखो, यही सब कारण है। आप जो कहते हो ना कि
मैसेज करते हो सर मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, 3 साल से पढ़ रहा हूँ, एग्जाम में जाके गलत हो जाता है, यूट्यूब पे मेरा सही होता है। यूट्यूब पे लोग नकल कर लेते हैं। और अभी देखो सभी लोग 12.5 बता रहे हैं, मुझे 25% किसी का नहीं दिखाई पड़ा। आंसर आपका 25%। देखो आपने पूरा कैलकुलेशन सही किया भाई। मैं क्यों कह रहा हूं, आपने ये जो ब्याज बताया ना, ये अर्धवार्षिक वाला आया। आपसे पूछा गया कितने प्रतिशत वार्षिक, तो अगर 6 महीने में 12.5% मिल रहा है तो 1 साल में 25% मिलेगा ना। और समझते हैं, देखते हैं क्या होगा। इन्होंने बोला है आपका पैसा जो है कंपाउंडेड होके कितना हो जाता है, 57,600 रुपए बढ़ के कितने हो जाते हैं, 72900। अब मुझे ये बताओ यहां पे टी डैश है कितना, टी डैश है कितना, तो टी डैश है यहां पे 2, मतलब 2 बार आपको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि पैसा अभी कल ही समझाया था आपको एक ऐसा क्वेश्चन, आपको 2 बार ब्याज मिल रहा है, तो 2 बार ब्याज मिलने का मतलब है हम लोग इनका रेशियो पता करते हैं भाई। ये कट जाएगा, ये आपका आ गया 24 का स्क्वायर और ये आ गया 27 का स्क्वायर। यानी कि 6 महीने में क्या हो रहा होगा भाई, 6 महीने में आपका पैसा 24 से 27 हो रहा है। ठीक है, मतलब 8 से 9 हो रहा है। तो बिल्कुल आपने इसी तरह से कैलकुलेशन किया होगा। अब देखो ये आपका आर डैश आया 1/8, यानी कि 12.5% आया। आर डैश का मतलब क्या है, ये 6 महीने का ब्याज है। आपसे पूछा जा रहा है 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो 1 ईयर में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितनी हो जाएगी, 25%। जरा कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। समझना आपको बस ये इतना था कि डबल क्यों किया गया, बाकी क्वेश्चन तो आपने सारे के सारे मतलब सही बना रखे थे, तभी आपने 12.5 बनाया, मतलब बताया था 12.5, तभी आप बता पाए हो जब आप क्वेश्चन सही बनाए होगे। और ये सब देखो सुधार कर लो, वरना फिर मतलब जैसे होता है ना, मीटअप करते हैं, मीटअप करके और उसके बाद फिर वहां पे कूटे जाओगे। जो जो गलत कर रहे हैं सबका नाम नोट हो रहा है, भाई साहब नाम लिख लीजिए इन लोगों का, जिन लोगों ने 12.5 बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर होता। अब देखो ये सवाल पूछा गया इतना भर का, मतलब लिख दिया, कई लोग डर जाएंगे, बोले सर मैं जा रहा हूं पेपर वेपर नहीं दूंगा। तो आपको पढ़ना है, समझ में आएगा, ठीक है, और आंसर भी आएगा। एक बार समझ गए तो आंसर आप बता दोगे, डरना नहीं, और वो भी घर पे तो बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है, पेपर में भी नहीं डरना है। बट जब पहले घर पे नहीं डरोगे तभी पेपर में जाके नहीं डरोगे। पता चला इसका सवाल आया तो सर कुछ और कर लेता हूं, तो भाई साहब पेपर में भी नहीं बनेगा। और आपको एक दिन दिखाया था ना, लगभग 40% एडवांस मैथ के क्वेश्चन थे उस सेट में। यदि एक आयत की लंबाई दोगुनी की जाती है तो उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए जिससे उसका क्षेत्रफल समान बना रहे। अच्छा, क्षेत्रफल होता क्या है भाई, एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपने दोगुनी कर दी तो इसका मतलब क्या है भाई, चौड़ाई को 2 से 1 करना पड़ेगा ना, तभी तो देखो इनका गुणा बराबर रहेगा ना, बात खत्म। 2 से 1 करने का मतलब है आधी कर दी जानी चाहिए, खत्म। अब इसमें भी कुछ लोगों ने शुरुआत में बी बता दिया था, अगर परसेंटेज में पूछा जाता तो आप बोलते कि 50% की कमी करनी पड़ेगी। आगे बढ़े। अब देखो वैसे तो आगे चल के मैं आमतौर पे ये सब क्वेश्चन, मतलब इस तरह के सवाल आपको नहीं कराऊंगा, मैं मान के चलता हूं कि आप कर ही लोगे, बट ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूं तो ये पेपर में आया हुआ है, तो आपको ये भी दिखा दे रहा हूं कि ये भी आया था, ठीक है। एक आधा सवाल ऐसा था ये भैया कक्षा 3-4 में पढ़ने वाला बच्चा भी जाएगा, वो भी बना के आ जाएगा, ठीक है। गलती से किसी ने भी देख लिया क्लास तो वो सोचेगा कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये नहीं, मतलब ये पेपर में आ रहा है, बताओ। तो यहां पे क्या होगा, सिंपल आप घटाओगे भैया, बच जाएगा यहां पे आपका 3, तो 10 प्लस का 3 यानी कि 13 क्या होगा, हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ जाओ आगे, उसका बदला ये लेगा।
अरे ये कौन है भैया, किसने 5 बता दिया इसमें? कौन है कौन है कौन है कौन है? आरजे जायसवाल। इसमें भी लोग गलत कर रहे हैं। शिव, इन्होंने भी ए बताया है। इनका नाम अलग वाली डायरी में नोट किया जाए। देखो तुम लोगों के घर पे भैया अब तो शिकायत करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर कहोगे गुरुजी नंबर नहीं आ रहे हैं। फुल टाइम मस्ती कर रहे हो ना, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो, इससे पता ये चलता है। यदि x प्लस 1 x प्लस 2 a इंटू एक्स की पावर 3 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस bx का गुणनखंड है तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल कुछ लोगों के लिए थोड़ा अलग हो सकता है, बाकी कुछ लोग बना भी सकते हैं। आंसर बताइए क्या होगा, बने या ना बने, लेकिन समझना आपका काम है, ठीक है? तो ट्राई करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, कैसे होगा वो मैं समझाऊंगा। देखो अब जैसे ना, मतलब जो भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें मैं एक्स्ट्रा टाइम देता हूं, उसके कोशिश करता हूं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट भी आपको समझा दूं, लेकिन वो तभी समझ पाओगे जब आप भी ध्यान दोगे, ठीक है? आ जाओ बोर्ड पे। देखिए अगर इसका ये गुणनखंड है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यहां पे वैल्यू पुट कराओगे तो वो आपको 0 देगा, ठीक है? तो x प्लस 1 दिया गया है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई -1। अब ये क्या करो, आप इसमें पुट करा दो x का मान, तो -1 की पावर 3 यानी कि -a आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, यहां पे प्लस का 1 आ जाएगा, यहां पे माइनस का भी, ये वैल्यू 0 के बराबर होगी, ठीक है? a प्लस बी हमारा 3 आ गया। देखो दो अननोन वेरिएबल है, दो समीकरण की एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से आप x की वैल्यू जो है -2 भी पुट कराओगे, बट आप जरा ऑप्शन पे भी तो ध्यान दो भाई, कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया गया है जहां पे a प्लस बी आपका 3 आ रहा हो, बताइए। अब मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, यहां पे इन्होंने भाई साहब ने गड़बड़ी करी हुई है। दो ऑप्शन हालांकि इन्होंने सेम रख दिया है, तो अब देखो कई लोगों ने सीधा ऑप्शन नंबर डी ही बता दिया, ठीक है? बट पेपर में यहां पे 110% 1 रहा होगा, क्योंकि दो ऑप्शन तो आपके सेम हो जा रहे हैं, ठीक है? तो a प्लस बी 3 यहां भी है, a प्लस बी 3 यहां भी है, आपको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब सेम इसी तरह से x की वैल्यू क्या होगी, -2 आप पुट करा रहे हो, यहां पे आपने x का मान -1 रखा है, फिर आप x की वैल्यू -2 पुट करा रहे हो, ठीक है, बराबर 0 करके। -2 का क्यूब होगा माइनस का 8 यानी कि -8a, -2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे 3 हो जाएगा 12, और -2 यानी कि माइनस का 2 भी इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, 0 आ जाएगा। ये इधर चला, 2 से देखो डिवाइड कर दिया हमने, तो यहां पे बनेगा ये आपका 4a और प्लस का b इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक है? अब आपके पास दो समीकरण है भैया, इसमें से इसको घटा दो। देखो इन दोनों को ध्यान दो, इसमें से इसको घटाओगे तो 3a की वैल्यू आ जाएगी 3, a का मान 1 आ जाएगा, और ये वैल्यू पुट करा दोगे b का मान 2 आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझ लो, अगर जरूरत पड़ेगी बता देना, फिर से रिपीट कर दूंगा। कठिन नहीं है प्रश्न ये, ठीक है? क्वेश्चन आपका ये कठिन नहीं है। पैंसठ बटे 5 लिख लिया था, तो 65 बटे 5 इस वजह से आपका, एक बार मैं और समझा देता हूं। देखो सिंपल मैंने क्या बताया, इसके फैक्टर ये है ना, तो फैक्टर अगर आप इसका इक्वल टू 0 करते हो, यानी कि x की वैल्यू -1 पे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या है, हल है, ठीक है? इसका गुणनखंड है, सॉरी उसका फैक्टर है। तो x का मान एक बार आपने -1 रखा, x का मान -2 रखा, दो समीकरण आपके पास आ गई, b दोनों जगह कॉमन है, इसमें से इसको घटाया गया तो 3a की वैल्यू आ गई 3, a का मान आ गया 1, और a की वैल्यू 1 आप कहीं भी पुट कराओगे, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगा।
इसका आंसर बताइए क्या होगा। और जितने लोग क्लास में लाइव है सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जो क्लास आप अभी अटेंड कर रहे हैं इसका जो समय है आपका डेली रात के 9 बजे। बारह, 39 और 54 का HCF क्या होगा भाई? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मतलब इसमें कुछ ऐसा करना ही नहीं है। ये देखो एक आध दो क्वेश्चन ऐसे दिए गए थे, बोले लो बट रहा है नंबर, ले लो। कोई उसको भी तो नहीं गलत किया है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन 38,808। देखो भैया रेलवे बहुत ही बेकार ऑप्शन सेट किया था एनटीपीसी के पेपर में। ये आप अगर मतलब देखो ये सब जैसे मैं बोल रहा हूं ना, समझ कौन पाएगा? जो क्लास अटेंड करा है। कोई पहली बार आएगा बोले कैसे सर एक क्वेश्चन से आप कैसे कह सकते हो? तो ये एक क्वेश्चन के बल पे नहीं बोला जा रहा, 250-300 सवाल हो चुके हैं लगभग, ठीक है? तो 200 से 250 प्रश्न। अब आप ये बताओ, यहां पे आप पूछ रहे हो त्रिज्या, तो भैया इसको क्यों दिया था आपने? है अरे ये क्यों दिया था 9,261? मतलब कोई नींद में हो तो बता दे, कोई तुक्का लगा रहा होगा वही ये सब लगाएगा। ऑप्शन नंबर सी कौन लगाएगा? जो एकदम आंख बंद करके तुक्का लगा रहा होगा। तो आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, रेडियस का क्यूब यहां पे, और ये वैल्यू आपको बराबर दी गई है किसके? 38808 के। तो ये भाग लगाना शुरू कर दो, ठीक है? सबसे पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करोगे 4 9 36, 4 से 28, और यहां पे आपका 0 4 से चला गया 2 बार। 22 से डिवाइड करते हैं, 22 से चला जाएगा 4 बार, 88, 88 यानी कि 9 बच गया, फिर से 4 टाइम 1 टाइम। तो आर क्यूब की वैल्यू देखो क्या आ गई? ये 21 का स्क्वायर है, 21 यहां पे भी है यानी कि 21 का क्यूब आ गया। तो रेडियस कितना आ गया? 21 आ गया। त्रिज्या कितनी आ गई? 21 आ गई, ठीक है? क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। फटाफट सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखो ये मैं मतलब इतनी बार आपको लिखाया हूं भाई, अगर आपसे फर्स्ट एन, फिर से लिख के बता दे रहा हूं, फर्स्ट एन नेचुरल की बात करें, इसको हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना। नेचुरल नंबर का मतलब हो गया प्राकृतिक संख्या, ठीक है? फिर आपसे पूछा जा सकता है ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, आपसे पूछा जाता है इवन नंबर यानी कि सम संख्या, ठीक है? आपसे पूछा जाता होल नंबर यानी कि, ये एवरेज की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, किसकी बात कर रहा हूं? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, ठीक है? यहां पे नेचुरल जोड़ लेना, नेचुरल ऑड, नेचुरल इवन, ठीक है? जिनको पता बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो लोग नोट कर लें, ठीक है? तो नेचुरल नंबर की बात करेगा तो आपका आंसर होता है n+1/2। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या की बात करी जाए, आंसर आपका n होता है। सम संख्या की बात करी जाए n+1 होगा। होल नंबर की बात करी जाए तो n-1/2 होगा। इसका एक फोटो फाटा ले लो, ठीक है? मेरे साथ नहीं, मैं साइड हो जाता हूं। तो यहां पे आपसे सिर्फ 10 की बात करी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सीधा आंसर था, कुछ करना नहीं था। कल को इसमें से कोई और पूछा जाए, पहला वाला है पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, पहली n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, पहली n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, पहली n बताओ पूर्ण संख्याओं का औसत। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा।
कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। एक पति और पत्नी के वेतन का औसत 65,000 है और उनके वेतन क्रमशः 15:11 है। पत्नी का वेतन क्या होगा? तो भैया पत्नी का वेतन 11 का मल्टीपल होगा। ये 11 से डिवाइड है नहीं, बट ये 11 से डिवाइड है और ये भी आपका 11 से डिवाइड नहीं है। दो ऑप्शन 11 से डिवाइड है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप विदाउट कैलकुलेशन के भी बता सकते थे। देखो दोनों का वेतन बहुत, मतलब ऐसा नहीं बहुत ज्यादा गैप है 2 गुना 3 गुना का, दोनों का वेतन आसपास ही है। मैं बता रहा हूं, मतलब देख के ही पता चल जाता आपको। जो लोग 27,500 बता रहे हैं गलत है। तो औसत अगर 65,000 है तो वेतन दोनों का क्या होगा भाई? 65,000 से एक का थोड़ा सा कम होगा, एक का थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 55,000 ही यहां पे आंसर होगा, ये नहीं होगा। बाकी बताता हूं एग्जैक्टली कैलकुलेट क्या करना, सिंपल ही सवाल है भाई। वेतन जो है आपको बताया गया है 15 और 11 का अनुपात है, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? इनका औसत हो जाएगा 26/2, यानी कि 13 यूनिट हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और 13 यूनिट की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 65,000 यानी कि 65,000 दी गई है। तो ये आपका 5,000 गुना दिया गया है। कितने गुना दिया गया है? 5,000 गुना दिया गया है। तो पत्नी का यानी कि वाइफ का वेतन कितना हो जाएगा? वो 11 ना होकर 5,000 गुना यानी कि 55,000 हो जाएगा। अब वो लोग थोड़ा सा, मतलब आप विचार करो, जो लोग 27,500 बताए थे, भाई साहब ऐसे सवाल अगर आप गलत कर दोगे तो सही कौन सा करोगे ये बता दो मुझे। अरे सही कौन सा करोगे हैं? उसको गलत करोगे तो अच्छा एवरेज दिया था, ध्यान नहीं दिया। बट एग्जामिनर भी क्या करेगा, ऐसे देख लिखेगा, बोलेगा अरे ध्यान नहीं दिया, ये तो माइनस लग गया। कंप्यूटर करेगा हालांकि। इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन में क्या दिया गया? एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, आपको बार बार बताया भाई, आंतरिक कोण अगर दिया गया है तो आप बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल पता कर सकते हो। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 180 में से आप क्या करेंगे? 140 यानी कि अंतः कोण आप घटा देते हो, तो ये आपका आ जाएगा 40 डिग्री यानी कि 40 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या पूछी गई, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 360 में आप भाग लगा दोगे तो 360/40 यानी कि क्या होगा? 9 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा? तुक्का मत लगाना, ना तो किसी का कॉपी पेस्ट करना। क्वेश्चन अच्छा है, आपको परेशान कर सकता है, बेहद परेशान कर सकता है पेपर में। इसका आंसर बताइए क्या होगा? कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या हो। ये टाइपिस्ट महोदय मुझे लगता है किसी अलग दुनिया में थे। इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ, यदि यह खरीदे गए सभी सेबी को, भाई सेबी क्या है? सेब है? ये बेबी बाबा कर रहे हैं आप, इनको समझाना पड़ेगा, है अलग दुनिया में जा रहे हैं। सेबो रहा होगा, ये रहा होगा सेबों को, इन्होंने जो है इसको पता नहीं क्या बना दिया। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी लोग क्लास में आने के साथ ही सेशन को लाइक कर दिया करें। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। देखो कुछ ना कुछ ट्राई करो ताकि आप कहीं पे जाके रुक रहे हो। एक बार मुझे बताना कितने लोगों ने ट्राई किया लेकिन उनसे क्वेश्चन बना नहीं।
आंसर तो किसी का नहीं है। अब मुझे ये बता दो कि ट्राई किया बट कहीं पे जाके रुक गए, कमेंट करके बताइए, तभी मैं सॉल्व करूंगा भाई। कम से कम पता तो चले आपने कोशिश करी कि नहीं करी। अच्छा, सॉल्व कर रहे थे, अब आंसर बताना शुरू किए हो। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। आइए समझते हैं, ठीक है। आंसर बता दूं, आंसर से कोई मतलब नहीं है, अब चेक कराना। आइए समझते हैं, देखो क्या होगा। मैं आपको बताता हूं भाई, क्वेश्चन में बोला गया 50 रुपए में 5 के भाव से वो कुछ सेब खरीदा। अभी देखो यहां पे दिया गया 5 के भाव, मतलब 50 रुपए में 5 मिला, यहां पे 50 रुपए में 6 मिलता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, उतने ही सेब। या तो आप अब क्या करोगे भाई, इन नंबर को बराबर करो, क्योंकि बोला गया उतने ही सेब ना, सेब तो अलग अलग है, यहां पे 5 सेब है, वहां पे 6 सेब है, बराबर करोगे। फिर बोला गया है 100 रुपए में 11 के भाव से बेचा, खरीदे गए सभी सेब को। अब इस नंबर को भी इनके बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाए। तो ज्यादा कैलकुलेटिव होने का मतलब ये नहीं बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन फिर वो लोग समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है अरे पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूं जो आपके सीधा दिमाग में घुस जाएगा। आओ देखो, सिंपल, आप मुझे ये बताओ भैया, एक सेब का दाम कितना होगा। 50 रुपए में 5 सेब खरीदा, हम एक एक सेब का कीमत कैलकुलेट कर लेते ना। आप कहोगे सर 50/5 होगा, कोई दिक्कत। वहां पे खरीदने गया, यहां भी एक सेब ले लिया भाई साहब ने, 50/6, टोटल 2 सेब खरीदा है तो 2 सेब बेचेगा। एक सेब बेच रहा है 100/11 में। अब बताओ कोई दिक्कत हो, कैलकुलेशन तो हम लोग कर लेंगे, बट ये लिखने में क्या किसी को कोई समस्या आई? ये लिखने में क्या किसी को समस्या आई? फिर से समझा रहा हूं आपसे, यहां पे बोला गया जितना सेब इस टाइप उतना ही सेब यहां पे भी, और जितना खरीदा है उतना बेचना है। तो हमने आपको क्या बताया भाई साहब, एक सेब का कीमत, यहां भी एक सेब का, टोटल 2 सेब हो गया और बेच दिया। अब बस आपको कैलकुलेशन करना भाई, फटाफट से कैलकुलेशन कर दो। तिरछा गुणा कराएंगे, 6×5 = 300 और ये आपका 250, यानी 550/30 आ गया। और यहां पे ये आपका आ जाएगा 200/11। कुछ कैंसिल आउट होता है, कैंसिल कर दो, बाकी फिर हम गुणा करा लेंगे। 5 से डिवाइड करोगे आपका 11 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा। 121 वाला सामान 120 में बिक रहा है, 1 का घाटा। इसमें कितना घाटा? 1 का घाटा किस पे? 121 पे। परसेंटेज निकालना है 100 का गुणा, तो 100/121% का क्या होगा? लॉस हो जाएगा, इतने प्रतिशत का हानि हो जाएगा। बताइए, क्लियर है? क्या होगा? 100/121% का लॉस। अब देखो ये आपके बहुत सारे कैलकुलेशन को बचा लेगा। वहां पे भी ऐसा नहीं कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मतलब कठिन हो जाएगी, बट इससे तो कठिन हो जाएगी, ठीक है। और हो सकता है उसमें आप बेहद कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब बता दो ये क्वेश्चन चमका कि नहीं चमका, आपको समझ में आया? ईमानदारी से साथ बताना, सीधा दिमाग में गया कि बोले सर आज शनिवार है, वो छुट्टी पे गया है। कौन? मिस्टर माइंड। समझ में आ गया? एक बार फिर से और बता देता हूं भाई, ध्यान से समझ लो। इन्होंने बोला था जितना सेब यहां उतना सेब यहां, तो सिंपल है, हम क्या करें, एक एक सेब ही ले लेना। एक एक सेब की कीमत 2 सेब हो गया, एक सेब का ये विक्रय मूल्य है, 2 का गुणा कराया, अनुपात कैलकुलेट किया, सवाल खत्म। आ जाओ इधर। देखो पेपर में हर तरह के सवाल हैं, जैसे दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, वैसे ही पेपर में हर तरह के सवाल हैं, ठीक है। जैसे ये है ना, बराबर नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन का भी लेवल है, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा कहीं कम। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। अच्छा, 2 का गुणा नहीं कराया था, तो वहां पे इस वजह से आपने गड़बड़ी कर दी होगी। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है, उसे 70% अंक मिले और 20 अंक से फेल हो गया। भाई साहब एक गाना है, पास करा दूं,
ऐसा कुछ उसमें लाइन है। अब बताओ ये 70 अंक पाया, अगर इसको पास कराना हो तो 20 नंबर और देना पड़ेगा ना। अब भाई साहब पास हो रहे हैं, यानी 90 नंबर चाहिए होगा पास होने के लिए, और पासिंग परसेंटेज आपको बताया गया 40%। तो 40% की वैल्यू 90 दी गई है, कैलकुलेट कर लो 100% की वैल्यू क्या होगी। देखो ये इसका 2.5 गुना है, इसका मैं इस तरह से देख रहा हूं 1% की वैल्यू नहीं, 2.5 गुना दिया गया है। तो इसका 2.5 गुना 90 गुणे 2 180 प्लस का 45 यानी कि 225 हो जाएगा। बाकी आप आराम से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट पेपर में ज्यादा आराम मत करना, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपका टाइम लेंगे। ये देखो गाने भैया पूरे याद है, कंसेप्ट याद रहे या ना याद रहे, बता रहे हैं फोन घुमा दो फोन, गाने की लाइन याद करके। मैं तो ये देख रहा था अभी फॉर्मूला पूछ लूंगा वो नहीं बता पाओगे। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो क्लास है आप देखो, अगर आप सच में पढ़ोगे क्लास कैसे मतलब बीत जाएगी, आपने कैसे 1 घंटा प्रैक्टिस कर लिया। बट ऐसा नहीं कि जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तब तुम बीच में जो है दांत निकाल रहे हो, ठीक है। हंसी के टाइम अगर कुछ हंसी मजाक वाली बात हुई तो फिर उसके बाद सीधा सवाल पे आ जाओ, और कॉपी पेन लेकर बैठो तो आपको मतलब ऐसा ही लगेगा कि आप सामने ही बैठ के पढ़ रहे हो। वरना तो फिर मैथ से तो आपका 36 का आंकड़ा है कई लोगों का। 50,000 रुपए की राशि पर एक निश्चित ब्याज दर पर 5 साल का साधारण ब्याज 20,000 है। तो भैया 20,000, चाहे आप अनुपात कैलकुलेट कर लो या फिर इस तरह से देख लो 20,000, मतलब ये पता ये विदाउट कॉपी पेन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आपको बस ये देखना था कितने परसेंट मिल रहे हैं, टोटल 40% मिल रहा है, और 5 साल में तो 40% बटे 5 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8%, 8% हो जाएगा, ठीक है। हमने पहले ये पता किया कि टोटल हमें कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है, जो कि आया 40%, ठीक है। और हर साल 5 साल में आपको पैसा 40% बढ़ाना है, तो हर साल 8% का ब्याज लेना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। अमरेश, हर्षित, कुमारी सलोनी, एस्पिरेंट, निहाल, शिल्पी, आरजे, हर्षित, विनीत, भक्ति, स्टेटस, पुष्पा, बहुत बढ़िया। वेद, पांडव कुमार जी बहुत अच्छे, एसजीएम। चलिए सभी लोग इसका आंसर बताएं, कैलकुलेट करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तुक्का मत लगाना, पता देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना वो नंबर ले जाने के लिए आते हैं, निगेटिव कराने के लिए। वैसा ही प्रश्न ये है, देखने में आपको लगेगा बना तो लूंगा, आसान भी लगेगा, बट वो आप कर देते हो गलत, ठीक है। अब यहां पे बोला गया इतने रुपए में कुर्सी खरीदा, ऐसे ऐसे करके 5 के विक्रय मूल्य के हिसाब से वो बेच दिया। देखो मैंने सिंपल आपको, अगर आपको ध्यान हो, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल कराया हूं, कुछ कहीं पे मतलब क्वेश्चन कराते हैं आपको समझाता हूं। अगर इस तरह का डाटा लिखा हमें सिर्फ इस पे फोकस करना, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। कई बार ऐसा लाइन खींचा होगा क्लास में, यानी कि हमारे क्वेश्चन में जो जिक्र हुआ है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का जिक्र हुआ है। तो 25 यहां पे सेलिंग प्राइस है, 5 यूनिट का प्रॉफिट है, तो सीपी कितना हो जाएगा। 25 रुपए में बेच रहे हो, कह रहे हो 5 का फायदा कमा रहा हूं, मतलब 20 में खरीदा रहा होगा, तो सीपी आपका 20 आ गया। भैया प्रॉफिट परसेंटेज ही आपने गलत कैलकुलेट किया था, 5 यूनिट का प्रॉफिट है 20 पे, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो 25% का वो लाभ कमा रहा है। ये पता कर लिए तो काम हो गया, ठीक है। आओ अब पता करते हैं भाई, एक का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, टोटल जो है उसके पास 37,500 रुपए उसने खर्च किए थे। 25% लाभ का मतलब 5/4 गुना हो जाएगा, और 25 कुर्सियां वो खरीद रहा है तो 25 बेचा भी रहा होगा। 25 गुणे 4 से 100 हो गया, ये 2 जीरो चला गया, इसका गुणा कराओगे इकाई का अंक 5 आएगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। 1875 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
और जो क्वेश्चंस आप गलत करते हो उनको मैं बार बार कहता हूं नोट करो, या फिर देखो यहां पे आपके पास सुविधा रहती है स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, ताकि आप सुधार कर सकें। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, तभी आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? चलो एक बार फिर से समझा देता हूं। हमने क्या बोला, सिंपल देखो, अब जैसे जिनको टॉप आपने प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं पढ़ा है तो फिर कैसे समझ में आएगा। यहां पे देखो इसका डिटेल मेथड भी है, जब टॉपिक पढ़ाता हूं वहां पे बताता हूं। ये डायरेक्ट कंसेप्ट में मैंने क्या बताया, विक्रय मूल्य और प्रॉफिट का जिक्र किया गया, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है और ये हमारा 5 यूनिट प्रॉफिट है। 25 में बेच के 5 का लाभ कमा रहे हो, यानी कि 20 में खरीदा गया होगा, आपने प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया, आया 25%। मतलब उसने जो पैसा खर्च किया है उस पे वो 25% का लाभ कमा रहा है, तो इसका 25% हमने बढ़ा दिया। और 25 का भाग क्यों लगाया, क्योंकि टोटल 25 कुर्सियां वो खरीदा है, तो 25 कुर्सी ही क्या करेगा, वो बेचेगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब यही तो बात है मिस्टर अमरेश सरकार जी, 25 कैसे आया वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, अब उसके लिए या तो फिर मुझे बेसिक आपको बताना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में वो समझाते हैं, वो तो मैंने आपको डायरेक्ट अप्रोच बताया कि ये आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है। और वैसे भी कहो तो एक बार स्पीड में बता देता हूं भाई, उन्होंने बोला है 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ऐसे ही कैलकुलेट करते हो ना। लाभ किसके बराबर है, 5 विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अगर वो 25 कुर्सी खरीदा है तो 25 कुर्सी ही मतलब 25 कुर्सी ही क्या करेगा, वो बेचेगा भी, ठीक है। अब यहीं से आप कैलकुलेट कर लो भैया, यहीं से आप क्या करिए, कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। अभी देखो यहां से क्या आएगा, ये आपका इधर हो जाएगा, तो 20 SP इक्वल टू आ जाएगा आपका 25 CP, ठीक है। तो CP बटा SP आपका कितना आया, वही आया 20/25। अब देखो आपने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, ये भी आपके ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहता हूं नोट्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने मुझसे पढ़ा हुआ है, आप नोट्स उठाकर देखोगे, वो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, दिमाग में जाके बताएगा कि इस दिन पढ़ा था। ये ज्यादा हो गया ना। आई, एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, यादृच्छिक रूप से मतलब कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। मतलब गुरुजी मुझे जो है क्या कहते हैं, एस अच्छा लगता है, मुझे जो है टी पसंद है, ए पसंद है, ऐसा नहीं, मतलब कोई भेदभाव नहीं। कोई एक नंबर निकाला गया तो उसका अक्षर स्वर यानी वॉवेल, तो इंग्लिश में क्या होता है 26 लेटर होते हैं, ये सबको पता है ना भैया। ए से जेड तक क्या होता है ये तो पता होना चाहिए, वरना तो सवाल कर ही नहीं पाओगे। और वॉवेल की बात करी जाए इसमें, यानी कि स्वर की बात करी जाए, तो कौन कौन से होते हैं जरा कमेंट करके बताओ। आज आपकी इंग्लिश की नॉलेज चेक कर लेता हूं, इस सवाल में यूज हो रहा है। वॉवेल 5 होते हैं, आप कमेंट करके बता दो कौन कौन से होते हैं। AEIOU, ठीक है, ये 5 वॉवेल हुए। अब 26 में से किसी एक का चुनाव कर रहे हो, टोटल संभावनाएं ये होगी, जो कंडीशन दी गई है तो 5C1 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 5/26 हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आपका और अच्छा बन जाता। अच्छा बनने का मतलब क्या है, मैं आपसे बोलूं 2 शब्द चुना जाए, ठीक है। अब जब ये कभी आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तो वहां पे कराऊंगा, 2 शब्द चुने जाते हैं यादृच्छिक रूप से, ठीक है, और एक स्वर हो, एक व्यंजक हो, उसकी संभावना क्या हो, मतलब ऐसा बन सकता है। अभी इसका आंसर बताओ, कैलकुलेट करके बताइए। और सभी लोग फटाफट से सेशन को लाइक जरूर कर दें। जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आज एक शाम में 6 बजे इवेंट हुआ था, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके अभी क्लास के बाद उस इवेंट को भी देख लेना, और साथ के साथ उसके नीचे कमेंट करना है आपको, ठीक है। मतलब अपनी सलाह आपको देनी है, जो आपको लगता है वो बताना है।
एक स्कूटर सवार 5 घंटे तक यात्रा करता है। वह पहली आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और शेष दूरी 24 किलोमीटर पर। अब देखो, कल या परसों हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें वो गया घर से स्कूल और स्कूल से घर आया, लेकिन मैंने आपको वहीं पे बताया था जब आधी आधी दूरी की बात करी जाए तो आप डायरेक्ट जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो औसत चाल में समय का गुणा करा देते हैं। तो यहां पे एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस का y। तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 45, और समय दिया गया है 5 घंटे। 5 का आप करा लोगे गुणा, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करा लेते हैं। 5 से डिवाइड करोगे ये आपका 9 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे ये आपका 7 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे ये आपका 8 हो जाएगा। तो 56 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 112 किलोमीटर क्या होगा, हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 112 किलोमीटर हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। और देखो, अगर मतलब जैसे मैं ये जो प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूं, इसको मतलब क्या करते हो, बस आए देखे गए। भाई आप एनालाइज कर रहे हो कि नहीं, एनालिसिस कर रहे हो कि नहीं। आप अगर ध्यान से देख रहे होगे हर सेट में आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन का सवाल या फिर डायरेक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला लग रहा है। तो कहने का मतलब क्या भैया, फॉर्मूले याद करना शुरू कर दो, ठीक है। या फिर किसी शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हो। इसका आंसर बताइए क्या होगा। किसी का आंसर आया, 28। देखो, अब ये फॉर्मूले भी कई बार आपको लिख के बता चुका हूं, ठीक है। फिर से लिखवा रहा हूं भाई साहब। अगर एक एक फॉर्मूला ही आप लिखते चलो ना जो क्लास में बताता हूं, फिर भी आपके पास जो है मतलब ठीक ठाक लिस्ट हो जाएगी। ये होता है, ठीक है। अब देखो, हमें क्या क्या पता है, a माइनस बी पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, ए बी नहीं पता है। अच्छा, अगर किसी को लग रहा हो कि मैं नंबर यहां पे वैल्यू पुट करा लूंगा तो आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। पहले बताओ पुट करा पाओगे कि नहीं। पुट करा सकते थे आप, ठीक है। वैल्यू आप यहां पे पुट करा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं करा सकते हो, बस वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू -1 आपको पुट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका 3 माइनस का -1 प्लस का 4 बनाएगा, ये हो जाएगा। तो 3 का क्यूब 27 होगा, माइनस का -1 यानी 27 प्लस का 1 28 हो जाएगा। तो यहां पे काम बन जाता, बट क्योंकि माइनस वाली वैल्यू पुट करानी है तो कई लोग इतना सोच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना भाई, ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी। इसका आप होल स्क्वायर करा दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी कि 10 और माइनस का 2ab, ठीक है। तो माइनस का 2ab इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 6, यानी कि ab की वैल्यू आ जाएगी -3। कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 आ जाएगा। तो अब आइए वैल्यू पुट करा देते हैं भाई। a माइनस बी आपका 4 दिया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 है, माइनस का 3। तो आपको मैंने दोनों बता दिया, ठीक है। बाई कंसेप्ट भी समझा दिया और वैल्यू पुटिंग से कैसे होता आपको वो भी बता दिया। ये है वैल्यू पुटिंग, ठीक है। बट उसके लिए जरूरी यह है कि आप उस वैल्यू तक पहुंच पाओ।
ये कौन है भैया? निहाल विश्वकर्मा बता रहे 2ab इक्वल टू 6 इक्वल टू 3, 27 आएगा। अच्छा, अब आपने लिख दिया 28 आएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बताइए। हालांकि क्वेश्चन सिंपल ही भाई, 50% की वृद्धि आप कर रहे हो, एरिया साइड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो 50 प्लस का 50 प्लस का 50 गुणे 50 बटे 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई? 100 प्लस का 25 यानी कि 125%। 125% क्या होगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 125% सही जवाब है इसका आंसर। अब देखो, ये भी सवाल पूछा गया है, ये भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है, देखो इकाई अंक हमारी हेल्प कर सकता था, बट इकाई अंक दोनों जगह सेम है, दहाई का भी अंक सेम है, तो इकाई दहाई अंक के चक्कर में मत पड़ो, आप सीधा फिर घटा लो। ठीक है, वहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी कैलकुलेशन आप उसको कर लीजिए। तो पूछा गया है आपसे कि यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, कैलकुलेट करके बताएं। नहीं, बैंक के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो वहां पे डेसिमल वगैरह भी लगा होता है, वो और डिफिकल्ट होती है। तो सिंपल सा सवाल है ना भाई, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, इसको आप राइट हैंड साइड ले गए, इन सबको ऐड कराते भाई, 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, और 6 3 9 और 3 आपका 12 हो गया, बच गया आपके पास एक 5 और 2 7 और 9 आपका 16 बच गया एक 8 1 9 हो गया। इसमें से घटाना है जो उधर वाली वैल्यू, इसको घटाएंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, और उसके बाद वहां पे आपका बच जाएगा 5 1 6। ठीक है, तो घटा दोगे 3 3 1 1 आ जाएगा। ठीक है, 3311 क्या है आपके सवाल का सही जवाब है। ठीक है, इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल। और देखो टोटल 30 क्वेश्चन है। ठीक है तो 33 या फिर 34 क्वेश्चन है, बट कम से कम 30 सवाल तो करेंगे, वरना आप सोचो बस 20-21 सवाल। ठीक है, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी की सहायता से वे इस काम को 14 दिन में पूरा कर देते हैं, तो सी अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो ए और बी क्या कर रहे हैं, 21 दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं, तो ए प्लस बी आपका हो जाएगा 21, और सी की सहायता से यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है, ये मिलके काम को क्या कर रहे हैं 14 डेज में, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 42। 21 से डिवाइड करोगे ये 2 यूनिट, 14 से डिवाइड करोगे ये आपका 3 यूनिट। तो सीधा आपको दिखाई पड़ रहा है भाई सी अकेले कितने यूनिट काम कर रहा है, ये दोनों 2 कर रहे हैं, तो सी हमारा 1 यूनिट काम कर रहा है। और अगर सी 1 यूनिट काम कर रहा है तो 42/1 यानी कि 42 दिन का समय लगेगा। क्या होगा, 42 डेज का समय लगेगा, 42 दिन का समय लगेगा। ठीक है,
7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो। क्या होता हो? प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो। कैलकुलेट करके बताइए। ये मतलब थोड़ा ढंग का सवाल तो था, लेकिन ऑप्शन की वजह से मतलब बेकार कर दिया। ठीक है, आप कैलकुलेट करके बताएं। क्वेश्चन तो ठीक था, लेकिन ऑप्शन की वजह से मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ऑप्शन ने बेकार कर दिया। भाई आप ये देखो, इन्होंने बोला इन सबसे डिवाइड करने पे 3 शेषफल बचे। ये तो 8 से सीधा डिवाइड है, ये 8 से सीधा डिवाइड है। इसको डिवाइड करोगे तो 8 8 64, शेषफल तो 3 बचा ही नहीं। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही निकल ली। बचा कौन? इकलौता ये, यही सही है, बात खत्म। तो देखो, आपको ये सब भी मतलब ऑप्शन से जैसे कुछ सवाल ऐसे दिख रहे हैं, पता चला इसमें आप अननेसेसरी कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, तो आप जो है ज्यादा समय लोगे। बाकी मैं बताता हूं, अगर कुछ ऐसा प्रश्न है जहां पे ऑप्शन ना लग रहा हो, ठीक है, तो वहां पे आप कैसे बनाओगे इसको। ठीक है, बाई मेथड। मेथड इसका क्या होगा? ठीक है, तो 8, 12 और 16 से डिवाइड हो। ठीक है, इनका एलसीएम आपने कैलकुलेट किया, भैया एलसीएम आ गया 48। यानी कि देखो एक्चुअल में संख्या क्या होगी, संख्या जो है वो 48 का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, और शेषफल 3 चाहिए तो 3 आप जोड़ोगे। जैसे 48 प्लस 3 51 है आपका, तो 51 होगा, वो तो डिवाइड होगा, लेकिन 7 से वो डिवाइड होना चाहिए। तो अब आप क्या करते हो, n की वैल्यू 1 2 3 करके आप चेक कराते, तब भी देखो ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे ये दिया गया था। तो आप यहां पे जब n का मान 3 रखते, ठीक है, ऑप्शन की हेल्प से रखते आप, वरना तो फिर ऐसे चेक कराओगे 1 2 3 4 5 6 पे, कहां पे वो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 144 प्लस का 3 यानी कि 147। और ये आपका 7 से डिवाइड भी हो रहा है और इस कंडीशन को फॉलो भी कर रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, और उस कंडीशन को वो फॉलो भी कर रहा है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। 25 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत 36 था। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बढ़कर 37.5 हो। ये देखो एक्चुअल में बड़ा क्वेश्चन है, तो मैंने थोड़ा सा इसको मिनिमाइज किया हुआ है। ठीक है, तो आप पूरा सवाल पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। कैलकुलेट करके बताएं। सर आपके क्लास का टाइमिंग बता दीजिए भैया। जो अभी आप क्लास अटेंड करो, ये 9 PM पे क्लास स्टार्ट होती है, रात के 9 बजे। ठीक है, हालांकि मैंने PM लिख दिया तो आप समझ जाओगे, बट रात 9 बजे ये क्लास होती है। और सुबह में 10 बजे आपकी RPF कांस्टेबल SI SSC GD की क्लास होती है, मॉर्निंग में 10 AM पर, सुबह के 10 बजे। ठीक है, बाकी कल रविवार है तो एक मैराथन क्लास करेंगे। ठीक है, ये मंडे टू सैटरडे का टाइम है। मैराथन क्लास का टाइम अभी क्लास के लास्ट में ही डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, सैंतीस। अब देखो इसमें आप लोग अलग अलग आंसर बता रहे हो। कुछ लोगों ने 30 बताया, मतलब चारों ऑप्शन आपने बताया। देखो जब क्वेश्चन अच्छा होता तो आंसर अलग अलग आना तय है। ठीक है, ए भी बता दिया, बी भी बता दिया, सी भी बता दिया, डी भी बता दिया। ठीक है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। देखो पता आप, मैं आपसे क्या कहता हूं, ये बात मेरी आपको याद है कि नहीं,
कई क्लास में बोला हूंगा, क्वेश्चन अच्छा कब बनता है, या तो दो कंसेप्ट को मिला के एक कर दिया जाए, या फिर क्वेश्चन कैलकुलेटिव कर दिया जाए। यहां पे देखो सवाल को इन्होंने दो प्रश्न को समझो मर्ज कर दिया है। तो हम पहले सिर्फ यहां तक पढ़ते हैं, इसको भूल जाओ, अभी जितना पूछता हूं उतना बताना, आप इसको अभी भूल जाओ। ऐसे ना जाने कितने प्रश्न कराया हूं भाई। एक स्टूडेंट छोड़ के चला गया, ठीक है, जिसकी वजह से औसत 37.5 हो गया। तो जो छोड़ के गया है उसकी एज बता दो क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? इसकी उम्र, सॉरी, इसका अंक कितना रहा होगा? जो छोड़ के गया है उसका अंक कितना था, ये बता दो। देखो कैसे आप कैलकुलेट करते हो। अगर इसका अंक 36 होता, औसत पे कोई प्रभाव ना पड़ता, बट औसत क्या हुआ है, 37.5 हो गया, यानी कि 1.5 से बढ़ गया जब वो गया, मतलब वो छोड़ के गया था यहां पे 1.5, ठीक है। तो 1.5 वो छोड़ के गया, कितने लोगों का बढ़ा है, 24 लोगों का, तो ये 36 ही आएगा, यानी कि जो छोड़ के गया उसका नंबर 0 है। जो छोड़ के गया वो 0 नंबर पाया था, ठीक है। अब जो नया आया है, प्लीज बोर्ड पे ध्यान से समझो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बस कंसेप्ट का खेल है। अब देखो वो जा चुका है, अब हमारा एवरेज 37.5 है। जो आया, अगर इसका भी अंक 37.5 होता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन भाई साहब के आने से औसत घट गया, यानी कि ये अपने साथ कम लेकर आए हैं। कितने लोगों का औसत घटा, 0.3 का, सॉरी 0.3 का औसत कम हुआ। कितने लोगों का, 25 में से एक गया। यहां पे ये बात समझो, 25 में से एक गया तो 24 बचे थे, फिर एक और आया तो यहां पे आ गया आपका 25, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना भाई, 7.5 होगा। ये 25 या 75, 7.5 होगा, तो ये 30 आ जाएगा। इन दोनों का एवरेज पूछा जा रहा है, तो एवरेज क्या होगा, 0 प्लस का 30, दो लोगों का अंक है ना, तो 15 होगा। अब आप देख लो आपने कहां पे गड़बड़ी करी थी। तो देखो क्वेश्चन तो इतना बड़ा, सॉल्यूशन इतना छोटा, ठीक है। अब ये पेपर में आप बैठो, ये छोड़ नया ये सब नहीं लिखोगे, और ये देखने के साथ ही एवरेज 15 दिख रहा, मतलब एग्जाम में रफ कैलकुलेशन जब आप करते हो ना भाई साहब, तो ये सवाल देखो ऐसे बन रहा होता है, ये है कैलकुलेशन। तो 0 + 30/2 15 सीधा आप आंसर बता दोगे, ठीक है। बट समझाना हमें, तो मैं पूरा लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगर यही चीज किताब में, कॉपी में, मतलब किताब बनाई जाएगी तो वहां पे और प्रॉपर तरीके से लिखा जाएगा। तो अभी एक बार कमेंट करके बताओ सभी लोग, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट करके बताइए, तभी आगे बढ़ूंगा। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्लास का समय है आपका रात के 9 बजे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक पुरुष और एक महिला एक काम को 8 और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए दो पुरुष के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? तो आदमी क्या करता है 8 दिन में, और महिला क्या करती है 12 दिन में। 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करोगे 3, 12 से डिवाइड करोगे ये आपका 2 हो गया, ठीक है। तो बोला गया इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए दो पुरुष के साथ कितनी महिलाएं। देखो 2 दिन में काम को समाप्त करना है, 2 आदमी हैं, इनके साथ हमने मान लिया n महिलाएं काम करने आ रही हैं, और टोटल वर्क आपका यहाँ पे 24 ही है, ठीक है। तो इससे डिवाइड कर दो, ये आपका 12 आ गया भाई। 2 आदमी यानी कि 6 यूनिट काम हो गया, एक महिला 2 यूनिट काम करती है, इसकी वैल्यू 12, तो 2n की वैल्यू 6 हो गया, n का मान 3 आ गया, यानी कि 3 महिला की जरूरत पड़ेगी।
1 2 3 मोटिवेशनल भाई कोशिश किया करो भाई लाइव। अब देखो अगर नहीं देख पाते हो तो कोई बात नहीं, बट कोशिश किया करें लाइव अगर आप देख पाओ तो देखने की, ठीक है। और क्लास के नीचे कमेंट वगैरह कर दिया करो, ठीक है। जो भी आपको लगा कि आज मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, कम से कम एक आपके पास अपना रिकॉर्ड रहेगा, कल को वीडियो देखोगे। और अपने दोस्त देखो, 2 4 दोस्त तो होंगे ना, या फिर जीवन पूरा वीरान है, उन तक सेशन को शेयर कर दिया करें। निम्नलिखित को हल कीजिए। 9√144 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3√484 इंटू 1 डिवाइडेड बाई रूट का 729। आपसे पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सबका रूट लेते चले जाओ, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 144 का रूट लेंगे, ये आपका आ जाएगा 12, और यहां पे आपका ये हो जाएगा 4, ठीक है, 3 हो गया। 484 का रूट लोगे वो आपका आ जाएगा 22, ठीक है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 27 हो जाएगा। तो 9 इंटू 3 आपका ये कितना हो गया भैया, 27 हो गया, और 4 से डिवाइड करोगे आपका 3 हो गया, तो 3 इंटू 22 आपका 66 हो जाएगा, यानी 66 जो है आपके सवाल का सही जवाब है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, ये भी 26 था, ये एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर आपका 27 था, नंबरिंग यहाँ पे गलत है इसके आगे से, ठीक है। ये आपका 28 नंबर है, 28 नंबर सवाल है। तो कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए, क्वेश्चन पढ़ें, सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 26 मीटर ऊंची एक मीनार को 24.5 मीटर की दूरी से देख रहा है। प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पे समझने वाली बात क्या है भाई, मीनार है 26 मीटर ऊंची, ठीक है, व्यक्ति जो है वो है आपका 1.5 मीटर। अब अगर ये 1.5 हो गया और ये टोटल 26 था, तो 26 माइनस का 1.5 यानी कि ये आपका 24.5 बचेगा, और 24.5 मीटर की दूरी पर है। बात समझ रहे हो, ये आपसे एंगल पूछा गया है, तो tan 45 आपका कितना हो जाएगा भाई, 24.5 बटे में 24.5, यानी कि ये आपका आ गया, सॉरी tan थीटा 45 मैंने पहले क्यों लिख दिया, तो tan थीटा आपका जो है आएगा 1 के बराबर, और थीटा 1 आपका कहां पे होता है, 45 डिग्री पर, यानी कि 45 अंश पे 1 होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, अब इस बात को आप ध्यान समझना भाई, 26 में से आप क्या 1.5 आपने क्यों घटाया, क्योंकि ये आपका 1.5 मीटर है, तो 26 में से 1.5 आप घटा दोगे तो ये आपका 24.5 ही बचेगा, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं।
करुणा 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/4 हिस्सा पढ़ लेती है। ठीक है, यहां पे क्या बताया गया भाई, 1 घंटे में 1/4 भाग वो पढ़ पा रही है। हिस्सा का मतलब क्या है, इतना भाग। अब देखो यहां पे बोला गया 2 घंटे 15 मिनट, तो 2 घंटे 15 मिनट का मतलब क्या होगा, 2 सही 1/4 घंटे, यानी कि ये आपका आ जाएगा 9/4 घंटे। क्या होगा, 9/4 घंटे हो जाएगा। तो 9/4 घंटे का मतलब क्या है भाई, 9/4 घंटे में कितना समाप्त होगा, ये आपका आ जाएगा 1/4 गुणे में 9/4, और ये आपका हो जाएगा 9/16। तो 9/16 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा 9/16 भाग। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया कि जल्दबाजी में अगर किसी ने इसको मतलब कुछ गड़बड़ कर दिया तो फिर उसका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। यह भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है, और यह है क्वेश्चन नंबर 30 आपका 30वां सवाल है। ठीक है, नंबरिंग जो है 28 ये था, 29 ये है, 30वां ये है। 0.225 और 0.227 के बीच कितनी दशमलव संख्याएं हो सकती हैं? नो कॉपी पेस्ट, अपना अपना आंसर बताएं। नकल किया तो फिर मामला गड़बड़ हुआ। किसी तो मतलब देखो, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा 0.226 होगा एक संख्या। भाई साहब अनंत संख्याएं होंगी। अगर मैं आपसे पूछूं 0.1 और 0.2 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, तो इसके बीच में भी इनफाइनाइट है, अनंत संख्या है। 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या है, अनंत, मतलब सॉरी दशमलव संख्या कितनी है, अनंत होगी। हाँ, बट अगर मैं पूर्णांक की बात करूंगा तो फिर मामला अलग हो जाता है, क्योंकि जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो तो आपको बताता हूं इंटीजर पूर्णांक आपका क्या होता है, रियल नंबर आपके क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो आपके कौन से नंबर होंगे, कोई बताएगा मुझे भाई साहब वो कौन से नंबर होंगे, इसके बीच में जो संख्याएं आ रही हैं, या फिर इसके बीच में कौन सी संख्याएं आएंगी। अब ये है आपका डीआई का प्रश्न, बता दो आज करा दो या फिर कल, मतलब बाद में, अभी करना है, करना है तो फिर कर लो, हमने तो लगा ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 है ये आपका। और देखो कई सारे लोग ऐसे हैं जो शाम के 6 बजे इवेंट था बड़ा धमाका वाला, उस पर आपने जो है कमेंट नहीं किया है। फिर भाई साहब आप कहोगे कि सर टॉपिक वाइज ये, तो जब तक उस पर देखो 150 से 200 कमेंट नहीं होंगे तो फिर मतलब मैं ये मान के चलूंगा कि वही 40-50 लोग इंटरेस्टेड हैं टॉपिक वाइज के लिए। ठीक है, और इतना तय है, मतलब क्लास देखने से पता चल जाता है कि सबको जरूरत तो है। और मैंने ये भी आपसे बोला कि इस क्लास को बिना बंद किए टॉपिक वाइज स्टार्ट करूंगा, बट उस वीडियो के नीचे कम से कम 200 कमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया है जाके कमेंट कर देना। ठीक है, और वहां पे मैंने टाइम भी पूछा है कि सुबह के 10 बजे हो या फिर शाम के 6 बजे वो क्लास रखी जाए।